हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 4। आज के वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला हम एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, हु क्रिएटेड द कॉटन मिल। कॉटन मिल का इन्वेंशन किसने किया था, ये कह सकते हो। तो इसका आंसर होगा आपका ए, रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन बी है विलियम्स, ऑप्शन सी न्यूकॉमन, ऑप्शन डी जेम्स वॉट। जेम्स वॉट क्या किए थे बताओ। ऑप्शन ए हमारा रिचर्ड आर्कराइट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हु क्रिएटेड द कॉटन मिल, तो रिचर्ड आर्कराइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की सबसे डायनेमिक इंडस्ट्री। डायनेमिक इंडस्ट्री का मतलब है कि वहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कह सकते हो कि कौन सी थी, कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो देखो, ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था उस टाइम पे कॉटन इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री, ये दो फेमस इंडस्ट्रीज़ थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज़। ऑप्शन ए कॉटन एंड शुगर दिया हुआ है, ऑप्शन सी है मेटल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एंड डी शिप एंड कॉटन इंडस्ट्रीज। इसका आंसर क्या होगा, कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री। याद रखना, कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री जो है ये ब्रिटेन की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब और कहाँ पे। तो फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में 1854 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था, 1854 में हुआ था। 1855 में क्या हुआ था बताओ। देखो, 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुआ था और 1855 में फर्स्ट जूट मिल इस्टेब्लिश हुआ था। पहला वाला बॉम्बे, दूसरा वाला बंगाल में, याद रखना। कहाँ कहाँ हुआ था, 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था और 1855 में फर्स्ट जूट मिल बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, बाकी और आगे देखते हैं अभी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गुमास्ताज। गुमास्ताज कौन थे। तो ऑप्शन ए है ट्रेडर्स, ऑप्शन बी बिजनेसमैन, ऑप्शन सी अनपेड सर्वेंट्स एंड ऑप्शन डी सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड बाय कंपनी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला, सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी। देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो कुछ ऐसे रीजंस थे जहाँ पे इनका इंटरफेरेंस लोग बर्दाश्त नहीं करे। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए थे, बहुत सारे नियमों में उन्होंने चेंजेस लाए थे। तो उसी में एक ये चीज़ था कि उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था गुमास्ताज का। अब जो कुछ भी लोग ट्रेडर्स जो होते थे, जो बिजनेस करते थे बेसिकली कपड़े वगैरह का, तो उनके ऊपर एक कंट्रोल आ गया था गुमास्ताज का। अब उनसे कौन डील करता था, गुमास्ताज डील करते थे। ठीक है, अभी आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसका आंसर क्या होगा, सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी। कंपनी जो सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है, देख रेख करना, सुपरवाइज करना। ठीक है, तो गुमास्ताज वर द सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा इन 1917। कैलकाटा में फर्स्ट जूट मिल किसने सेटअप किया था 1917 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेठ हुकुमचंद। ठीक है, कौन हो जाएगा, सेठ हुकुमचंद ने कैलकाटा में 1917 में पहला जूट मिल इस्टेब्लिश किया था। इसमें देखो जीडी बिरला, नुसीरवान जी टाटा, ये सब दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्री कॉलोनियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक, प्री कॉलोनियल पोर्ट कौन सा था, मतलब कॉलोनाइजेशन पता है ना, ब्रिटिशर्स के इंडिया में कंट्रोल पाने से पहले कौन से दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंडिया के। और सेकंड क्वेश्चन बनता है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स डेवलप हुए थे। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा सूरत एंड मसूलीपट्टनम। सूरत एंड मसूलीपट्टनम वर द टू प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। पहले कॉलोनाइजेशन के पहले यही सूरत और मसूलीपट्टनम पोर्ट जो था, यहीं से सारे ट्रेडिंग्स मेन हुआ करते थे। तो याद रखना, सूरत एंड मसूलीपट्टनम वर द प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। अगला है हमारा खोस्तीजवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि ये चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं आता है, इसलिए अभी इसको याद कर लो। खोस्तीजवर, हु और खोस्तीज, तो देवर अ कम्युनिटी ऑफ वीवर्स। बुनकर जो होते थे उनकी एक कम्युनिटी थी। ये बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स में ये रहते थे पहले
अभी तो बहुत कम हो गया है इन लोगों की कम्युनिटीज़ वगैरह। तो इन लोगों की कम्युनिटी जो है ये वीवर्स की कम्युनिटी थी, और धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और सिस्टम जब चेंज होने लगा तो फिर ये लोग अपना माइग्रेशन वगैरह करने लगे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे थे। खोस्तीस कौन थे, हमें हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हु आर द खोस्तीस, तो ये कौन थे, ए कम्युनिटी ऑफ वीवर्स। चलो अगला है, at which place from the following first spinning and weaving mill was set up in 1874। 1874 में फर्स्ट वीविंग एंड स्पिनिंग मिल कहाँ सेटअप हुआ था, तो ये था आपका मद्रास में, चेन्नई में, ठीक है। 1874 में फर्स्ट वीविंग एंड स्पिनिंग मिल मद्रास में, चेन्नई में हुआ था। मद्रास जिसको अभी प्रेजेंट में चेन्नई कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द वुमेन वर्किंग इन वूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिगिन अटैकिंग द स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या था, इसको शॉर्ट में समझ लो। स्पिनिंग जेनी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट था, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके आने से जो स्पिनिंग का प्रोसेस था जो पहले हाथों से किया जाता था, वो अब मशीन्स के आने की वजह से मशीन से होने लगा, और कई सारी औरतों को जो उसमें काम किया करती थी उनको वो रिप्लेस कर दिया। तो इस वजह से लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे थे, और इसीलिए जो वुमेन थी बेसिकली यूरोप साइड की, जहाँ पे स्पिनिंग जेनी आया था, तो वो लोग स्पिनिंग जेनी को पे अटैक करने लगी, मतलब उस मशीन का लोग बहिष्कार कर रही थी, वो लोग नहीं यूज़ करना चाहते थे इस चीज़ को। तो यहाँ पे आगे अभी एक और क्वेश्चन आएगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया था। अच्छा यही है, वाई डिड वुमेन वर्किंग इन द, क्यों उन्होंने अटैक करना शुरू किया था। देखो ऑप्शन ए है इट कॉज्ड देम अनएम्प्लॉयमेंट, बी है दे कुड नॉट ऑपरेट द मशीन्स, ऑप्शन सी है इट डिड नॉट प्रोड्यूस फाइनर यार्न्स, एंड डी दे वर स्केयर्ड ऑफ द, यहाँ द है THE ऑफ द मशीन्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्पिनिंग जेनी के आने की वजह से मैंने बताया कि वो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट उन लोग को फेस करना पड़ा था, इस वजह से लोग अटैक कर रहे थे। बी में कह रहा है कि दे कुड नॉट ऑपरेट द मशीन्स, ऐसा नहीं था, वो ऑपरेट कर सकते थे, बट एक मशीन से कई सारी औरतों का काम हो जाता था, तो इसलिए कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, और मेन कारण क्या था अटैक करने का, वो था द अनएम्प्लॉयमेंट विच दे वर फेसिंग बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए। इन द 18th century यूरोप मर्चेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन विद इन द टाउन्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया है, जब घुमासाज वाला पॉइंट था, कि कुछ ऐसे टाउन्स के रीजन्स थे, टाउन्स मतलब शहर वाले, सिटी वाले कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे जो यूरोपियंस थे, मर्चेंट्स थे, वो अपने प्रोडक्शन को, मार्केट को फैला नहीं पा रहे थे। तो कारण क्या था, देखो क्लास 9th में पढ़े होगे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, गिल्ड्स क्या होते हैं, सिंपली ऐसे समझ लो, गिल्ड्स होता है यूनियन ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स का जो यूनियन होता है उसी को हम गिल्ड्स बोलते हैं। तो ये जो गिल्ड्स होता है, जैसे मान लो कि किसी रीजन्स में 10 वर्कर हैं, तो उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया। अब गिल्ड्स क्यों फॉर्म होता है, ग्रुप बना लिया, अब आगे बिजनेस का जो भी तरीका है, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशंस या जो कुछ भी है, वो गिल्ड्स ही डिसाइड करेंगे, वो ग्रुपिंग ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया में सॉरी, ऐसे ही बहुत सारे गिल्ड्स सिटीज़ में हुआ करते थे। ये गिल्ड्स, इनका काम क्या था, इनका ये काम था कि अपने बिजनेस रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसका पालन करवाया जाए, उसको बनाया जाए, और साथ में मेन काम क्या था कि किसी बाहरी को अपने एरिया में इंटर करके ट्रेडिंग से रोकना, ठीक है। तो ये सब काम था। तो असर्शन क्या कह रहा है, इन द 18th century यूरोपियन मर्चेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन द टाउन्स। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा था, क्योंकि टाउन्स में जब यूरोपियन मर्चेंट्स आते थे ट्रेड करने, तो उन्हें गिल्ड्स कह सकते हो कि रोकते थे, ठीक है, उन्हें वहाँ पे ट्रेडिंग करने से रोक देते थे गिल्ड्स, उनको आसानी से ट्रेडिंग करने की परमिशन नहीं मिलती थी। रीज़न क्या दिया हुआ है, टाउन्स हैड गिल्ड सिस्टम विच रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड है, इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास, जिसमें आते हैं अरिस्टोक्रेट्स एंड बर्गरीज, प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड्स। जैसे देखो आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी मशीन मेड गुड्स आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एंटीक चीज़ें, एंटीक का मतलब ये कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो हैंडमेड्स होती हैं और घरों में बहुत ज़्यादा शोभा देते हैं। वो यूज़ के लिए नहीं, बेसिकली हम उसको शो ऑफ करने के लिए, शोभा डेकोरेटिव पर्पज़ से उसका लुक अच्छा आता है, या फिर कह सकते हो कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही विक्टोरियन ब्रिटेन में था। जब मशीनरीज़ का इंट्रोडक्शन हो गया, मशीन्स आ गई, तो मशीन से चीज़ें तो मैन्युफैक्चर होती थी, लेकिन इसके बाद भी जो अपर क्लास के लोग थे, अपर स्टेटा के लोग थे, वो उसके बाद भी, मशीन्स के आने के बाद भी, वो हैंडमेड गुड्स को प्रेफर करते थे। तो पहला क्या कह रहा है कि इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास, द एरिस्टोक्रेट्स एंड बुर्गेरीज प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस बाय हैंड। तो ये बिल्कुल सही है। अब क्यों प्रेफर करते थे, तो रीज़न में कह रहा है हैंडमेड गुड्स वर चीप एंड ईजिली अवेलेबल। हैंडमेड गुड्स जो थे वो सस्ते थे और ईजिली अवेलेबल थे। तो ये भी आपका सही है। देखो अभी मैंने क्या बताया कि उनको क्यों लोगों को पसंद था। जैसे मैंने बताया ना कि ये चीज़ हम लोग इसलिए नहीं यूज़ करते हैं कि ये सस्ता है या वॉटेवर, हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है, देखो थोड़ा डिटेल में समझ लो। मशीन से जो चीज़ें बनती हैं वो एक ही तरीके की कई सारी चीज़ें बनती हैं, और उसको आप केयरफुली पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए नहीं बनाते हो। एक ग्रुपिंग में बनती हैं, 1000, 2000, लाख, 1.5 लाख पीसेस एक साथ बनते हैं। लेकिन जब चीज़ें हाथ से बनती हैं तो वो केयरफुली पर्टिकुलरली फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलरली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बनती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें एकदम मतलब कह सकते हो कि केयरफुल होके लोग, जैसे मान लो हाथ से जब सिलाई की जाती है तो उसकी स्टिचिंग अलग होती है। ठीक है, तो इस वजह से उसकी जो कह सकते हो कि ये दिखाता है, रिफाइनमेंट दिखाता है, एक क्लास को वो सब करता है, एक रिप्रेजेंट करता है, एक क्लास को, एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो विक्टोरियन ब्रिटेन था वहाँ पे लोग सॉरी इस वजह से जो विक्टोरियन ब्रिटेन था वहाँ पे लोग प्रेफर करते थे किस चीज़ को, जो हैंडमेड गुड्स थे। ठीक है, तो एसर्सन क्या कह रहा है कि हैंडमेड गुड्स को प्रेफर किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन रीज़न में क्या कह रहा है कि हैंडमेड गुड्स जो थे वो सस्ते थे और ईजिली अवेलेबल थे। तो ये बताओ हैंडमेड गुड्स सस्ते रहेंगे क्या, मशीन मेड गुड्स? सिंपल से आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स थे वो काफ़ी सस्ते थे हैंडमेड गुड्स के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट गलत है, दूसरा वाला, हैंडमेड गुड्स फॉर चीप एंड इजी अवेलेबल, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पेड सर्वेंट्स कॉल्ड गुमास्ताज। अभी ऊपर पढ़ाया गया है, ऊपर वाले पॉइंट में क्या था कि हु वर गुमास्ताज, तो दे वर द पेड सर्वेंट बाय द गवर्नमेंट। रीजन में क्या कह रहा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक द स्टेप टू असर्ट ए मोनोपोली ऑफ राइट टू ट्रेड। अच्छा, मोनोपोली क्या होता है इसको एक बार समझ लो, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब जिस चीज़ पे आपको मोनोपोली मिलेगी उसमें पूरी तरह से कंट्रोल किसका होगा, आपका होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर किसी रीजन्स में कॉटन के ट्रेडिंग पे मुझे मोनोपोली मिल गई तो मैं क्या करूँगा, कॉटन के प्रोडक्शन से लेके उसका ट्रेडिंग करने का जो कुछ भी काम होगा वो पूरी तरीके से किसके अंडर में होगा, मेरे अंडर में होगा। तो मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, उसके अलावा और किसी का अधिकार उस पर नहीं होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था गुमास्ताज, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने बहुत सारे नए स्टेप्स इसलिए लाए थे ताकि वो एकाधिकार पा सकें, तो ये बिल्कुल सही है। और इसीलिए उन्होंने गुमास्ताज को लाया था। धीरे धीरे वो क्या करना चाहते थे, मोनोपोली पाना चाहते थे ट्रेडिंग पे। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा है द 17th सेंचुरी वाज एन एरा ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा ये बताओ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था लगभग 1730s के आसपास। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 1730s के आसपास। अब 1730s के पहले का जो टाइम था, मतलब 1730s के पहले का जो भी समय था उसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या, एक बार ये भी समझ लो। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ों का प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ के थ्रू शुरू हुआ था। ध्यान से सुनना, जब फैक्ट्री से चीज़ें लार्ज स्केल पे बनने लगी थी तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में मतलब फैक्ट्रीज़ के इस्टेब्लिश होने से पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी। वर्ल्ड मार्केट में जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, पॉपुलेशन बढ़ा, डिमांड बढ़ा, तो डिमांड बढ़ने के साथ ही प्रोडक्शन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। अब देखो उस समय फैक्ट्रीज़ नहीं थी कि बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्रीज़ के थ्रू प्रोड्यूस होंगी, लेकिन उस समय लोग अपने हाथों से ही बना के चीज़ों को
वर्ल्ड मार्केट में ट्रेडिंग किया करते थे। तो उस समय भी प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे था। तो उसी टाइम को जब फैक्ट्रीज़ के बिना इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता था, एक लार्ज स्केल पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता था, उस समय को हम क्या कहते थे? तो उस समय को हम कहते थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। द 17th सेंचुरी वॉज एन एरा ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो रीज़न में क्या कह रहा है कि द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन बॉम्बे इन, ये 8 इन नहीं है, इन है, इन 1854। अभी आपको ऊपर पढ़ाया गया 1854 में पहला कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है कि 17th सेंचुरी एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था। रीज़न भी सही है कि फर्स्ट कॉटन मिल जो था 1854 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन क्या 1854 में बॉम्बे में पहला कॉटन मिल का इस्टेब्लिश होना ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई रिलेशन शो कर रहा है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ ट्रू एंड बी आर इज़ ट्रू। मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नए टाइप का ऐड किया है, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये टाइमलाइन से रिलेटेड होगा आपका। आपको टाइम याद रखना पड़ेगा कि किस टाइम पे क्या हुआ था। हाँ, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को कॉमन सेंस के बेसिस पे भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट है ए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड है एरा ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा है फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। और चौथा है कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 के आसपास, 1914 के बाद शुरू हुआ था। एरा ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पता प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा कब का था? आपको पता है 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब जो आपका 1600 के बाद का टाइम था, ठीक है। तो 1600 और अभी वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 19। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एन टाइम पीरियड बिफोर द फर्स्ट रेवोल्यूशन। अब इसके बाद फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे, ये कब हुआ था? 1854। तब से पढ़ते आ रहे हैं 1854। ये बताओ 17th सेंचुरी और 1854 और 1914 इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो आपको क्लियर पता है कि सबसे पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बाद आपका फर्स्ट कॉटन मिल और फिर आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब एक बचा है कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। मैंने बताया क्या टाइम पीरियड था? 1730s के आसपास। तो सबसे पहले आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड के जस्ट पहले का जो टाइम पीरियड था उसी को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड आपका होगा कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। तीसरा आपका होगा फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। एंड लास्ट होगा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। बी, डी, सी और ए इसका राइट आंसर है। चलो क्लियर है ना? देखो इसको कॉमन सेंस के बेसिस पे भी कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना है। ऐसे कह सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी जल्दी का टाइम है और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत पहले का टाइम है। फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे आपको पढ़ाया ही जा रहा है कब का है। चलो, और ये भी पता है आपको कि कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज़ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में फैक्ट्रीज़ का सेटअप कब हुआ था? सिंपल सी बात है, इंग्लैंड के बाद ही हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे के पहले ही हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है 1700-1800 के बीच में, क्योंकि 1854 में तो बॉम्बे में इस्टेब्लिश हो गया था फर्स्ट कॉटन मिल। चलो अगला देखते हैं। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है, 3 पॉइंट है। फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे, सेम वही वाला फिर से एक बार आ गया, 1854 फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। सेकेंड है कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसोलिडेशन कब हुआ था? और अगला है अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू सूरत एंड मसूलीपट्टनम। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करो। कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंसोलिडेशन का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट, नॉर्मली कह सकते हो। तो यह बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब सेटअप हुई थी? तो ये चीज़ छोड़ दो, अभी आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कॉमन सेंस बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। आपको पता है कि सूरत और मसूलीपट्टनम जो सी पोर्ट थे वहाँ से वाइब्रेंट ट्रेडिंग कब होती थी? बिफोर कॉलोनाइजेशन। और ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसोलिडेशन कब हुआ था? आफ्टर कॉलोनाइजेशन। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि सी वाला जो है ये बी के पहले ही आएगा। अब फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे, तो फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे इन 1854 और उसके पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। तो सबसे लास्ट में आपका आएगा ए, इसलिए पहले सी हो जाएगा, फिर बी होगा और फिर
ए होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, डेट न याद रहने पे भी कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है हमारे बोर्ड के पेपर में। चलो, तो ये 2 ही क्वेश्चन था। अब हम मैच द फॉलोइंग देखते हैं। ये भी एक नया मैंने ऐड किया है, अभी तक के जितने भी वीडियोस बनाए हैं मैंने उसमें ये सब नहीं ऐड किया था, क्योंकि हमसे मैच द फॉलोइंग बहुत टफ नहीं होता है। देखते हैं। कॉलम ए में दिया है कॉटन मिल, स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन और डॉन ऑफ द सेंचुरी। ऑप्शन नंबर बी, कॉलम नंबर बी में दिया है जेम्स वॉट, E.T. पॉल, जेम्स हारग्रीव्स एंड रिचर्ड आर्कराइट। कॉटन मिल किसने इस्टेब्लिश किया था? तो आपको पता है, पहला क्वेश्चन जो अभी हमने MCQ में देखा, वो इस्टेब्लिश द कॉटन मिल, रिचर्ड आर्कराइट हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी इसको अभी छोड़ दो। स्टीम इंजन, हाँ मैंने पहले क्वेश्चन में जेम्स वॉट का भी पूछा था कि जेम्स वॉट ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था, तो स्टीम इंजन का हो जाएगा जेम्स वॉट। ये तो बचपन से ही पढ़ते हो ना, स्टीम इंजन जेम्स वॉट। 2 बचा स्पिनिंग जेनी एंड द डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये याद रखना, डॉन ऑफ द सेंचुरी जो है ये एक म्यूज़िक बुक का कवर पेज है, ठीक है ना, एक म्यूज़िक बुक है जिसे लिखा था E.T. पॉल ने। क्लियर है ना? E.T. पॉल ने एक किताब लिखा था जिसके जो कवर पेज था उस पर एक पिक्चर बना हुआ था जो डिपिक्ट करता था डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो ये याद रखना, डॉन ऑफ द सेंचुरी वर्ड जो है इसका रिलेशन है E.T. पॉल से। अब बचा हमारा स्पिनिंग जेनी, और इधर ऑप्शन हमारा कॉलम बी में बचा हुआ है जेम्स हारग्रीव्स। तो ये भी याद रखना, स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने इन्वेंट किया था। कॉटन मिल रिचर्ड आर्कराइट, स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स, स्टीम इंजन जेम्स वॉट एंड डॉन ऑफ द सेंचुरी E.T. पॉल। मतलब आपका फर्स्ट का हो जाएगा डी, कॉटन मिल रिचर्ड आर्कराइट। स्पिनिंग जेनी सी हो जाएगा, सेकंड का सी। स्टीम इंजन ए हो जाएगा, थर्ड का ए। एंड डॉन ऑफ द सेंचुरी बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो, दिनसो पेटी, द्वारकानाथ टैगोर, G.D. बिरला ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कौन इंडस्ट्रियलिस्ट किन रीजन से बिलोंग करता है, किन एरिया से बिलोंग करता है, क्वेश्चन हमारा ये है। पहला हमारा है दिनसो पेटिट, दूसरा है द्वारकानाथ टैगोर एंड G.D. बिरला। अच्छा, टैगोर से याद रखना टाइगर, ठीक है, टैगोर। ये मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, टैगोर से टाइगर याद रखना, TIGER, टाइगर। और टाइगर कहाँ पे मिलते हैं? बेसिकली इंडिया में, तो सुंदरबन डेल्टा जो कि बंगाल में है, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर जो हैं, इसको टैगोर टाइगर बंगाल, बंगाल टाइगर सुना है ना, तो टैगोर को टाइगर से रिलेट करो तो याद रहेगा बंगाल, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर बंगाल से थे। और दिनसो पेटिट ये कहाँ के थे? तो ये आपके दिनसो पेटिट जो थे ये थे बॉम्बे के, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर बंगाल, दिनसो पेटिट बॉम्बे और G.D. बिरला थे कैलकाटा के। चलो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। नेक्स्ट, करेक्ट द स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, it was difficult for new merchants to set up business in towns due to shortage of raw material। यहाँ पे अंडरलाइन थोड़ा सा गलत हो गया है, रॉ मटेरियल्स नहीं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कंप्लीट अंडरलाइन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट करना है वो सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कंप्लीट। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है अभी ऊपर कि 17th और 18th सेंचुरी में जो न्यू मर्चेंट्स थे वो अपने बिजनेस को टाउन्स में क्यों नहीं सेटअप कर पा रहे थे? क्या आंसर बताया गया है? बिकॉज ऑफ द गिल्ड्स, गिल्ड्स की वजह से, क्योंकि गिल्ड्स उन्हें अपना बिजनेस सेटअप करने ही नहीं दे रहा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या था आंसर? गिल्ड्स की वजह से। तो यहाँ पे आप ड्यू टू के बाद लगा दोगे, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल को रिमूव करके स्ट्रॉन्ग गिल्ड सिस्टम, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम में आपको अंडरलाइन करके नहीं करना, एग्ज़ाम में आपको पूरा स्टेटमेंट दोबारा लिखना होगा, याद रखना, ठीक है। क्या करेंगे? ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू मर्चेंट्स टू सेट अप बिजनेस इन टाउन्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग गिल्ड सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया कभी आयरन और स्टील का बहुत बड़ा सप्लायर या फिर एक्सपोर्टर नहीं रहा है। किस चीज़ का रहा है? सिल्क एंड कॉटन का। आपको पता है सिल्क रूट वगैरह की कहानी। तो बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, जब मशीन इंडस्ट्रीज़ का एज आया उसके पहले इंडिया किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता था? तो वो था सिल्क एंड कॉटन। तो यहाँ पे आयरन एंड स्टील हटा के क्या कर दोगे? सिल्क एंड कॉटन।
आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट है हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अभी मैंने बताया क्या चीज़ कि इंडस्ट्रीज सेटअप होने से पहले, मतलब फैक्ट्रीज सेटअप होने से पहले जो प्रोडक्शन का काम हुआ करता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उस टाइम पीरियड को हम कहते थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। एक बार समझ लो इसको, क्योंकि अभी आगे इसका डिटेल में भी आंसर आपको पूछा जा सकता है। देखो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, उस समय प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई थी वो हाथों से बना के ही फुलफ़िल की जा रही थी, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप थी नहीं, फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो नॉर्मल प्रोडक्शन किया जा रहा था हाथों से ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ था, तो उसी फैक्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। डिफरेंस लिखने को आता है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले का टाइम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज प्रोडक्शन होने के बाद का टाइम था। ठीक है, दूसरा ये याद रखना कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ये आपका कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। मतलब क्या था कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि एक सेंटर ना हो उसका। जैसे पहले क्या होता था, धागे कहीं और बनते थे, जैसे कॉटन का प्रोडक्शन कहीं और होगा, वहाँ से धागे कहीं और बनेंगे, फिर कपड़े की स्पिनिंग कहीं और की, कार्डिंग प्रोसेस कहीं और होगा, फिर मतलब फाइनल उसको टच कहीं और दिया जाएगा, मार्केट कहीं और होगा। तो हर चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती थी और उसके बाद फिर वहाँ पे अगला स्टेप होता था। लेकिन फैक्ट्रीज़ के सेटअप होने के बाद क्या हुआ कि सारी चीज़ें एक छत के अंदर होगी, अंडर वन रूफ, तो इसको हम कहते थे सेंट्रलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ पीरियड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ पीरियड ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन। क्लियर है ना। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन अगर रहेगा, एक ही जगह पे सारी चीज़ें होंगी, तो इसको सुपरवाइज करना और मॉनिटर करना आसान होगा। लेकिन अगर चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हैं, जैसा कि पहले चलता था, तो उसको मॉनिटर करना या सुपरवाइज करना बहुत टफ काम था। चलो, व्हाट इज़ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। क्लियर है। चलो हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर गिल्ड्स। तो इसको चूँकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, सुन लो। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स हु ट्रेंड क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, जो हाथों से चीज़ों को बनाते हैं। तो पहले यही होता था, जितनी भी चीज़ें बनती थी हाथों से ही बनती थी, तो उनको क्राफ्ट्समैन बोलते थे, जो ट्रेंड हुआ करते थे। उनको ट्रेन करने का काम कौन करता था, यही प्रोड्यूसर्स करते थे, और उन्हीं प्रोड्यूसर्स का जो ग्रुप होता था उसको गिल्ड्स बोला जाता था। तो गिल्ड्स वाज अ एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स हु ट्रेंड क्राफ्ट्समैन। ये तो इनका एक काम हो गया। दूसरा काम, मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। कब कितना प्रोडक्शन होगा, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, ये सब चीज़ें भी कौन कंट्रोल करता था, गिल्ड्स करते थे। रेगुलेटेड कंपटीशन को रेगुलेट करते थे, प्राइसेस को रेगुलेट करते थे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल विद इन द ट्रेड। अपने ट्रेड में बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस को ये रजिस्टर करते थे, रोकते थे। क्लियर है। अगला, दे इंजॉयड मोनोपोली राइट्स टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट होती थी वो इन गिल्ड्स को कुछ राइट्स देती थी, मोनोपोली राइट्स का मतलब, अगर कह दिया गया कि कॉटन प्रोड्यूसर्स का ये एसोसिएशन है, कॉटन प्रोड्यूसर्स का, तो पूरा जो गिल्ड है, पूरा जो ग्रुप है, गिल्ड्स का सिंपल सा मतलब ग्रुप से ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रुप है उसको मोनोपोली होती थी कॉटन के प्रोडक्शन और ट्रेडिंग की। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दे इंजॉयड मोनोपोली राइट्स टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कॉटन का एग्जाम्पल लिया जाए, तो वो कॉटन के प्रोडक्शन और ट्रेडिंग की पूरी मोनोपोली इंजॉय करते थे। मोनोपोली का मतलब पहले बता दिया, एकाधिकार, मतलब पूरी तरीके से हर चीज़ें उनके कंट्रोल में हुआ करती थी। ठीक है, तो गिल्ड्स क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। क्लियर है। गिल्ड्स का इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि गिल्ड्स की ही वजह से जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो अपने बिजनेस को टाउन्स में आसानी से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। चलो, अगला है हमारा, व्हाट वाज स्पिनिंग जेनी। अभी ऊपर पढ़ाया गया, महिलाएं जिस पे अटैक कर रही थी, जिससे भड़क गई थी, एंगर्ड हो गई थी, नाराज़ हो गई थी। ठीक है, इट वॉज अ मशीन टू स्पीड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। ये एक मशीन था जिससे स्पिनिंग प्रोसेस काफ़ी स्पीड अप हो गया था। इट कुड सेट इन मोशन अ नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। पहले
हाथों से किया जाता था तो एक बार में कुछ ही एक दो थ्रेड्स को ही स्पिन किया जाता था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब स्पिनिंग जेनी आ गया तो वो एक साथ कई सारे स्पिंडल्स को घुमाता था और कई सारे थ्रेड्स को एक साथ स्पिन करता था। इस वजह से औरतों को अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ रही थी और वो अटैक कर रहे थे स्पिनिंग जेनी पे। तो यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि व्हाट वाज स्पिनिंग जेनी, इसका डिफिनीशन याद कर लेना। इट वाज अ मशीन टू स्पीड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। इट कुड सेट इन मोशन अ नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु आर गुमास्तास। तो ये भी पढ़ चुके हो अभी ऊपर। पेड सर्वेंट्स थे जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी यूज़ करती थी सुपरवाइज करने के लिए। किसे सुपरवाइज करने के लिए, वीवर्स को, कलेक्ट सप्लाईज। देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और गुमास्तास का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था तो इन लोगों को प्रोडक्शन के लिए जो कुछ भी, जैसे मान लो कि अगर आपको प्रोड्यूस करना है कपड़े तो इन लोगों को ऑर्डर दिया जाता था और ये मैन्युफैक्चर करते थे। वीवर्स बुनते थे, वीविंग करते थे और वीविंग करके ये किसको हैंड ओवर करते थे, गुमास्तास को। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम चला था, वो लोग एडवांसेस का सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किए थे। इस सिस्टम में क्या था कि जो यूरोपियंस थे, ठीक है, वो वीवर्स को एडवांस दे देते थे और कहते थे कि इतने दिनों में हमें इतनी चीज़ें चाहिए। अब अगर वो टाइम से नहीं पे कर पाते थे, पे का मतलब कि अगर सप्लाई नहीं दे पाते थे टाइम से, तो ऐसी कंडीशन में गुमास्तास आके उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि इन्हीं एडवांसेस की वजह से इनको अपनी ज़मीनें भी दे देनी पड़ती थी, बेच देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये सब कंडीशन हो रहा था। खैर यहाँ हमें पढ़ना है हु वर गुमास्तास। तो दे वर द पेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु यूज्ड टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। क्लियर है, याद कर लेना, ये सब डिफिनीशन में आता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज फ्लाई शटल। फ्लाई शटल का भी इंट्रोडक्शन एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इंट्रोडक्शन था, कह सकते हो, इन्वेंशन था। इट वाज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग मूव्ड बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज। रोप्स और पुलिस का यूज़ करके इसको मूव किया जाता था। ये एक डिवाइस था जिसको वीविंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता था। आपको पता है वीविंग कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थ्रेड्स को अल्टरनेट लगाया जाता है और उसको टाइट किया जाता है, इसलिए वीविंग होती है। कपड़ों को ध्यान से कभी देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे होती है, ठीक है, बुनाई कैसे होती है। तो ये जो फ्लाई शटल था, पहले क्या होता था, इसको हाथों से किया जाता था, लेकिन फ्लाई शटल के आने के बाद अब फ्लाई शटल बड़े आसानी से चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकता था। इट वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर वीविंग मूव्ड बाई रोप्स एंड पुलिस। रोप्स और पुलिस यूज़ करके वीविंग प्रोसेस किया जाता था फ्लाई शटल के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं वेफ्ट, और जो वर्टिकल थ्रेड्स होते हैं उनको कहते हैं रैप। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड इनटू द वर्टिकल थ्रेड। हॉरिजॉन्टल थ्रेड को क्या बोला जाता है, वेफ्ट, और वर्टिकल थ्रेड को क्या बोला जाता है, रैप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वर जॉबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। खैर, जॉबर्स जॉब से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। जो भी ओल्ड और ट्रस्टेड लोग हुआ करते थे, जैसे मान लो अभी अगर कोई कंपनी है, उसमें अगर किसी को लगाना है इस चीज़ के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए, कि कोई नया आ रहा है अगर जॉब करने, तो उसका इंटरव्यू लेना है और उसको पास है या फेल है ये करना है, तो ये कौन करेगा, जो सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय होगा, सबसे एक्सपीरियंस्ड होगा। तो वही चीज़ था यहाँ पे, ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज टू रिक्रूट न्यू वर्कर्स। नए वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे वो अपने सबसे पुराने और सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉय को लगाते थे, उन्हीं को हम क्या कहते थे, जॉबर्स। जो जॉब दिलाते थे उन्हीं को हम कहते थे जॉबर्स। क्लियर है। चलो अगला है हु मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का न्यू मॉडल, ये याद रखना, ठीक है, रट जाओ, मैथ्यूज बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल ऑफ स्टीम इंजन। अगला है डिफाइन कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। स्पिनिंग प्रोसेस के पहले की जो काम होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कार्डिंग। अ प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड। देखो, स्पिनिंग प्रोसेस के पहले जो कॉटन और वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिंग कहते हैं। ये सब डिफिनीशन है, याद कर डालो, ठीक है, इसका कोई और उपाय नहीं है।
अगला हमारा 3 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें पहला है, देखो हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन हाँ बार बार कह रहा हूँ इतना लिख के मत आना, एक्सप्लेन जरूर कर लेना इसको। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन वीवर्स एट द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे जो इंडियन वीवर्स थे उनको क्या प्रॉब्लम थी। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे चैप्टर अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि इंडिया में प्रॉब्लम वीवर्स को कब से शुरू हुई थी, जब मैनचेस्टर के कपड़े आने शुरू हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि 19th सेंचुरी में वीवर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ये भी पूछा जा सकता है कि मैनचेस्टर क्लॉथ्स के आने की वजह से इंडियन वीवर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैनचेस्टर का क्या इम्पैक्ट रहा था इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम या इंडियन बिजनेस पे। ठीक है, तो इसका देखो कोलैप्स ऑफ द लोकल एंड फॉरेन मार्केट्स। अच्छा, लोकल और फॉरेन मार्केट दोनों कैसे कोलैप्स हो गया था। देखो मैनचेस्टर क्लॉथ्स के आने से पहली चीज़ जो हुई थी वो ये हुई थी कि इंडिया में अब चीज़ें मशीन मेड्स थी, क्योंकि मैनचेस्टर में चीज़ें मशीन से बनती थी और सस्ती हो जाती थी। तो इंडिया में मैनचेस्टर गुड्स के से इंडियन गुड्स जो हैं वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। सेकंड थिंग ये था कि बाहर जो फॉरेन मार्केट था वहाँ पे भी मैनचेस्टर क्लॉथ्स का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा था। ठीक है, तो इसलिए इंडियंस जो थे इनका फॉरेन मार्केट तो बर्बाद हुआ ही था, लोकल मार्केट भी बर्बाद हो गया था। फॉरेन मार्केट मतलब इंडिया के बाहर का जो भी मार्केट था वहाँ पे, जहाँ पे पहले इंडियन क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, वहाँ पे अब धीरे धीरे मैनचेस्टर के कपड़े बिकने लगे थे। देखो ब्रिटिश वाले जब इंडिया आए थे तो शुरू से ही वो ये काम नहीं करते थे। स्टार्टिंग में जो कॉटन की यहाँ से कॉटन की सप्लाई ले जाते थे वो काफ़ी लेट शुरू किया था उन्होंने। स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो यहाँ से कपड़े ही ले जाते थे। ब्रिटेन वगैरह में इंडिया के कपड़े बहुत फेमस थे क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती थी कपड़े की। ठीक है, अच्छा कॉटन यहाँ पे तो था ही, साथ में उसकी जो वीविंग वगैरह होती थी ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के कपड़े फेमस थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा और ब्रिटिश यूरोपियन कंट्रीज़ में नई मशीनरी सेटअप होने लगी, तब जाके वहाँ पे कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन, कॉटन मिल वगैरह इस्टेब्लिश होने लगा और तब फिर यहाँ से लोग रॉ मटेरियल्स ले जाने लगे। ठीक है, तो पहला हो गया कि आपका कोलैप्स ऑफ लोकल एंड फॉरेन मार्केट्स। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह में भी अब कॉटन मिल सेटअप हो गया था तो वो अब यहाँ से कपड़े के बजाय क्या ले जाते थे, रॉ कॉटन ले जाते थे। और रॉ कॉटन जब वो अपने यहाँ उठा ले जाते थे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो होते थे इनके पास रॉ कॉटन की स्कासिटी होती थी। ठीक है, शॉर्टेज हो जाता था। अगला है क्लासेस विद गुमास्तास। गुमास्तास कौन थे ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखो गुमास्तास जब ये कभी अगर टाइम पे सप्लाई नहीं दे पाते थे तो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे इन्हें। तो इस वजह से अक्सर ये सुनने में आता था कि वीवर्स और गुमास्तास के बीच में क्या हो गया है, क्लैसेस हो गए हैं। ठीक है, झगड़े हो गए हैं। अभी आपको बताया गया सिस्टम ऑफ एडवांसेस शुरू हो गया था। अब पहले लोग एडवांस ले लिया करते थे और इसकी वजह से बहुत बुरी कंडीशन इनकी आ जाती थी। एडवांस ये लोग क्यों लेते थे, ताकि ये लोग को लगता था कि अगर हम एडवांस ले लेंगे तो और ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो अभी प्रेजेंट में भी कंडीशन चलती है, लोग एडवांस में लोन ले लेते हैं और अपने बिजनेस में लगा देते हैं। ठीक है, तो यही उस टाइम पे करते थे कौन, जो वीवर्स होते थे। वीवर्स एडवांस ले लिया करते थे उनसे और फिर टाइम पे अगर सप्लाई दे दिए तब तो ठीक है, अगर नहीं दे पाते थे तो कई जो भी इनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें होती थी वो इनको बेचना पड़ता था या फिर इनसे छीन लिया जाता था। और एज अ रिज़ल्ट इनके पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन हुआ करती थी वो भी चली जाती थी और फिर इनको ख़रीद के खाना पड़ता था। तो ये सब कंडीशन थी। माइग्रेशंस, और लास्ट में क्या होगा, जब वीवर्स हैं वीविंग भी ठीक से नहीं हो पाएगा, टाइम से वीविंग में कोई फ़ायदा रहेगा नहीं और अपनी ज़मीनें भी चली जाएंगी। फिर धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन टू द अदर सिटीज़ या टाउन्स। ठीक है, वीवर्स बेसिकली आपके कंट्री साइड में हुआ करते थे, विलेज एरिया में। तो अब धीरे धीरे ये लोग कहाँ माइग्रेशन करने लगे थे, या तो फॉरेन कंट्रीज़ में जाने लगे थे या फिर अपनी ही कंट्रीज़ में सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एनालाइज द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़ इन इंडिया। एनालाइज द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़ या फिर हाउ वाज फैक्ट्रीज़ ग्रोइंग इन इंडिया, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब कई तरीके से इस क्वेश्चन को ही पूछा जा सकता है, जिसमें आपको टाइम पीरियड बताना है। तो फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में बॉम्बे में, देन फर्स्ट जूट मिल, ये एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है मैंने। इससे आंसर को आपको ऐसे नहीं लिखना है, आंसर कैसे लिखना है ये आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, देख के कॉपी किताब या जो भी आपके साइड बुक वगैरह होंगी उसमें देख लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है,
देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप यही लिखो, ये जस्ट एक मॉडल है। यहाँ से आप देख के ऐसा समझ सकते हो कि ये पॉइंट्स हमें इंट्रोड्यूस करने हैं, लिखना कैसे है ये आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जॉबर्स इन इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। पहले पढ़ा दिया गया है। जॉबर्स का क्या काम था? ट्रस्टेड और ओल्ड वर्कर्स थे। इनका काम था गांव से लोगों को लाना, ठीक है, गांव से लोगों को जॉब के लिए तैयार करके लाना। दूसरा है उन्हें जॉब दिलाना। तीसरा है उन्हें सिटीज़ में सेटल होने में हेल्प करना। और चौथा कि अगर कभी क्राइसिस की कंडीशन आती है तो चूँकि यही लोग उन्हें मना के लाए होते हैं तो इनको पैसे वगैरह भी देना पड़ता है, प्रोवाइड मनी इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगला है, वाई कुड ब्रिटेन नॉट रिकैप्चर हर ओल्ड एंड इंडियन हर ओल्ड नहीं है, होल्ड है ऑन द इंडियन मार्केट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की कंडीशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की कंडीशन में काफ़ी डिफरेंस था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले यूरोपियन जो ट्रेडिंग होता था, यूरोप से जो बिजनेस होता था, बेसिकली ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ब्रिटेन की जो भी कपड़े वगैरह होते थे, जो भी प्रोडक्शंस थे, वो इंडिया में काफ़ी फेमस थे। लेकिन धीरे धीरे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद वापस से ब्रिटेन अपना वो वाला पकड़ मार्केट में नहीं पकड़ पाया। कौन था? इंडिया और जापान उनको काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहे थे और दोबारा से वो अपनी पुरानी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए थे। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो यही क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हुआ था, ब्रिटेन क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से अपना होल्ड जो है इंडियन मार्केट को नहीं पकड़ पाया। देखो इसका कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है मैनचेस्टर इम्पोर्ट टू इंडिया डिक्लाइन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो मैनचेस्टर से जो कपड़े इंडिया धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए थे। अब मैनचेस्टर से जब कपड़े आना डिक्लाइन हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इंडियन मार्केट में अब मैनचेस्टर के कपड़े नहीं रह जाएंगे। तो मैनचेस्टर क्लॉथ की वजह से जो भी अभी आपने ऊपर पॉइंट पढ़ा है कि इंडियन व्यूवर्स जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं मैनचेस्टर क्लॉथ की वजह से, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और दोबारा से किसको मौका मिलेगा? लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। तो जब मैनचेस्टर के कपड़े आने बंद हो गए और वापस से इंडियन मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्शंस ला के मार्केट में फ्लरिश करने लगे तो धीरे धीरे इन लोग का मार्केट पे पकड़ बनने लगा, ठीक है। दूसरा है, अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विथ यूएस, जर्मनी एंड जापान इकोनॉमी एज देयर इकोनॉमी क्रम्बल्ड। मतलब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सब बहुत मॉडर्नाइजेशन इन सब में काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। लेकिन जो ब्रिटेन था वो उतनी तेज़ी से कम्पीट नहीं कर पा रहा था यूएस, जर्मनी और जापान के साथ, इसलिए उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे और ज़्यादा डाउन होने लगी थी। तीसरा है आपका लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन सब्सिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। जो इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे या लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे आप अभी पढ़े हो दिनसा पेटिट थे और जीडी बिरला थे, ये लोग क्या किए थे, द्वारिका नाथ टैगोर थे, तो ये लोग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब धीरे धीरे ये लोग इंडिया में भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने लगे थे और धीरे धीरे अपना कंसोलिडेशन करने लगे थे। कंसोलिडेशन का मतलब कि अपनी ही पकड़ पूरी बना लिए थे, ठीक है। तो इसलिए देखो बेसिकली बिजनेस में क्या होता है, एक बार अगर आप अपनी पहचान बना लिए तो फिर आपको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इन लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए था और वो मौका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में मिल चुका था, जिस चीज़ को हटाना इतना आसान नहीं था। इस वजह से जो ब्रिटेन वाले थे वो इंडियन मार्केट में दोबारा से अपने होल्ड को नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। तो ये सब आपका आंसर है। वाइन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका 3 पॉइंट में लिखा हुआ है आंसर, सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। ये एक रिफाइनमेंट का मतलब कह सकते हो बेटरमेंट, या फिर ये कह सकते हो परफेक्शन शो करता था, और इसमें एक क्लास हुआ करता था। दूसरा है बेटर फिनिश, चूँकि केयरफुली इसको प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, पर्सनली इसको हाथों से बनाया जाता है तो इसमें बेटर फिनिश होता है। और तीसरा इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिज़ाइंड। देखो मशीनों से जब चीज़ें बनती है तो एक ही तरीके की कई सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन इसमें हर एक चीज़ यूनिक होती है, हर एक प्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब परफेक्शन जैसे मशीन से आएगा तो सेम रहेगा, लेकिन जब हाथों से किया जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर रह जाते थे। तो इस वजह से भी लोग इस चीज़ को प्रेफर करते थे। इंडिविजुअली प्रोड्यूस होता था, एक लोग बनाते थे बैठ के, और दूसरी चीज़ केयरफुली इसको डिज़ाइन किया जाता था। क्लियर है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों इस चीज़ को प्रेफर किया जाता था। नेक्स्ट हमारा 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का
की शुरुआत क्यों हुई? ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट, चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंक्रीज इन द डिमांड, वही है। अगला है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम कैसे हेल्प किया था? देखो, फैक्ट्रीज़ के सेटअप होने के पहले ही जब चीज़ों की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी और इंडस्ट्रियल सिस्टम बन चुका था। हाथों से ही प्रोडक्शन होता था, मशीनों से नहीं, फैक्ट्री से नहीं, लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से हो चुका था। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बेस बना, जिसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और पूरे यूरोप में या पूरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया, एक बेस दे दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। न्यू इन्वेंशन शुरू हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अब धीरे धीरे लोगों के पास कैपिटल भी आ रहा था क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही थी और रॉ मटेरियल्स की भी सप्लाई इनको अब ठीक ठाक मिलने लगी थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुआ था? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स ठीक ठाक मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटेन वगैरह कई सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे और जहाँ भी कॉलोनी बनाए थे वो कॉलोनी बनाने के पीछे मेन मकसद उनका यही था, रॉ मटेरियल्स लेना। ठीक है, उनके रिसोर्सेज को यूज़ करना। तो रॉ मटेरियल्स भी इनको काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे थे। तो ये सब कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट टाइप का है। द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड नॉट मार्जिनलाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। जो ऊपर क्वेश्चन पढ़े हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। कौन सा क्वेश्चन? जैसे अभी आपको बताया गया कि चीज़ों को, हाथ वाली चीज़ें जो थी उसको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पे देखो, हाथ वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते थे, इसमें दो क्वेश्चन आता है। पहली चीज़ कि क्यों लोग, जो अपर क्लास के लोग थे, वो मशीन मेड गुड्स के कंपैरिजन में हाथ की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते। तो इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इसको पहले समझ लो। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जो फैक्ट्रीज़ या फिर मशीनरीज़ को प्रेफर नहीं करते थे। वो ऑलरेडी जो सिस्टम चला आ रहा था पहले से, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था, उसी को ये प्रेफर करते थे। उसी को प्रेफर क्यों करते थे, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी थी, न्यू मशीनरीज थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। इस वजह से भी लोग उससे दूर रहना चाहते थे, क्योंकि जब सस्ते में काम हो जा रहा है, सेम प्रोडक्शन आपका सस्ते में हो जा रहा है, तो फिर इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, तो इस वजह से लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था। सेकंड थिंग, कॉस्टलियर रिपेयर। चलो ठीक है, किसी तरह हम मशीन को अफोर्ड कर भी लेंगे। तो मशीन चूँकि अभी नई नई थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो जब कभी इसको रिपेयर करवाना होता था तो वो भी काफ़ी कॉस्टली होता था। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते थे उसको रिपेयर करवाने में। ये सब कारण था जिससे लोग दूर रहना चाहते थे। अगला है लेस इफ़ेक्टिव। जो मशीन के इन्वेंटर हुआ करते थे, जो मशीन को इन्वेंट करते थे, वो जितना उसका इफेक्ट बताते थे, जितना इंपॉर्टेंस बताते थे, मशीन वाकई उतनी इंपॉर्टेंस या उतनी इफेक्टिव होती नहीं थी। इस वजह से भी लोग नाराज़ थे। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप वर्कर्स। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था कि जब हमारे पास कम रेट पे चीप वर्कर्स मिल जा रहे थे, काम करने के लिए लोग तैयार थे कम पैसे पे, तो ऐसी कंडीशन में हमें मशीनरीज़ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मशीनरीज ऑलरेडी पढ़ रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी पड़ती थी। तो जब अब चीप वर्कर्स थे, इसलिए लोग इनको यूज़ करते थे। और सबसे बड़ी बात कि डिमांड फॉर हैंडमेड गुड्स। आज भी हैंडमेड गुड्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट विद इट माइजरीज फॉर द न्यूली इमर्ज्ड क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक्सप्लेन। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो अपने साथ बहुत सारे माइजरीज लेके आया। माइजरीज मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति उत्पन्न कर दिया था। ठीक है, न्यूली इमर्ज्ड क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। अच्छा, न्यूली इमर्ज्ड क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको पता है पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि इंडस्ट्रीज ही नहीं थी तो इंडस्ट्रियल वर्कर कहाँ से रहेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स थे, जो वीवर्स थे, वो अब पीजेंट्स, वीवर्स, ये लोग अब अपने पुराने काम को छोड़ के कहाँ आ रहे थे? इंडस्ट्रीज़ में आ रहे थे। पढ़े हो रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, हर जगह आपको यही पढ़ाया गया है कि जब रशियन रेवोल्यूशन में पढ़े हो ना कि सेंट पीटर्स को और मॉस्को वगैरह में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो लोग विलेज एरिया से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से सिटी स्लम बन रहा था। तो वही चीज़ है कि अब नया वर्किंग क्लास एमर्ज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था वो अपने साथ बहुत सारी माइजरीज लेके आया था। किसके लिए? जो न्यूली इमर्ज्ड वर्किंग क्लास थे, इंडस्ट्रियल क्लास थे। ठीक है, ऐसा क्यों था, इसको एक्सप्लेन करना है। आपको पता है रशियन रेवोल्यूशन में पढ़े हो कि स्लम बन रहा था। और स्लम क्यों बन रहा था? क्योंकि जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। तो पहला पॉइंट,
मोर वर्कर्स देन डिमांड। सेकंड है सीजनलिटी ऑफ वर्क, काम भी जो था वो हर टाइम नहीं होता था, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा नहीं सेटअप हुई थी कि आपको हर टाइम कोई ना कोई काम हो। अभी नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही, तो इंडस्ट्रीज़ भी ऐसे सेटअप हुई थी जहाँ पे हमेशा काम नहीं होता था, सीजनल काम होता था, ठीक है। तो सीजनलिटी ऑफ वर्क हो गया, कुछ सीज़न लोग काम करते थे, कुछ सीज़न अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। इसके बाद लो रियल वेजेस, लो रियल वेज, अरे रियल वेज और फेक वेज क्या होता है? फेक वेज नहीं कुछ होता है यहाँ पे। लो रियल वेजेस का मतलब क्या है कि इनके वेजेस तो बढ़ रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, नया सिस्टम आया था, तो पैसे तो ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन वेजेस के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा था, प्राइजेस भी बढ़ते जा रहे थे। और जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो उसके साथ वेजेस का बढ़ना कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इतना ही है। तो लो रियल वेजेस बढ़े थे, लेकिन उसके साथ प्राइस इंक्रीमेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से वेजेस उतने के उतने रह गए थे, जो काफ़ी लो थे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अब आपको पता है कि सारे लोग जो पहले काम चल रहा था, अभी वीवर्स वगैरह के काम देखे ना, कि वो लोग अपने काम से अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। इसकी वजह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। पिछले चैप्टर में भी पढ़े हो माइग्रेशन, क्यों लोग माइग्रेट कर रहे थे अमेरिका की तरफ, यूरोपियंस, तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। पिछले वीडियो में देखे हो ना, नहीं देखे हो तो एक बार जाके पूरा चैप्टर पिछला वाला देख लो, वो उसका कुछ कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। हाउसिंग प्रॉब्लम, ये सब हम रशियन रेवोल्यूशन में पढ़े हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला है बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज अ लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। 19th सेंचुरी जो पहला वाला आप पढ़े हो, सेम वही चीज़ है, ठीक है। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, टेक्सटाइल का, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी ब्रिटेन में। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, फॉल इन होम डिमांड इन ब्रिटेन, ये ब्रिटिश क्या लिखा हुआ है जी, इसको सही कर लेना। फॉल इन होम डिमांड इन ब्रिटेन, ठीक है। 2A पॉलिसी, नो टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी देयर वाज अ लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। पहले क्या था कि इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन में एक्सपोर्ट की जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन हो। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इंग्लैंड में नई नई कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। सेकेंड, फॉल इन होम डिमांड इन ब्रिटेन में खुद अपने एरिया में जो डिमांड था उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब मैनचेस्टर खुद वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा था, तो वहीं की चीज़ें यूज़ हो रही थी, तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। अगला है 2H पॉलिसी, नो टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट। जो इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो इंडिया में लोगों ने क्या किया, मैनचेस्टर वाले जो प्रोडक्शन कर रहे थे, वो लोग ईस्ट इंडिया से कंपनी को मना लिए थे कि हम इंडिया में अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में इम्पोर्ट पे बिल्कुल फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इंडिया से चीज़ें बाहर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगे। इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो नो टैक्स इम्पोर्ट और हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट। उसके बाद मैनचेस्टर के बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिया में आ गई थी, और शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल इंडियंस के पास, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडियंस के पास रॉ मटेरियल बचा ही नहीं था जिससे प्रोडक्शन कर पाएँ, और जब प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर था जिसकी वजह से 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया के एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अगला है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बिफोर एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ धागे बनाती थी। इसके बाद बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ये थोड़ा बहुत कपड़े के प्रोडक्शन पे चली थे, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था। लेकिन आफ्टर रेवोल्यूशन आप पहले भी पढ़ चुके हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पढ़े हो कि क्यों ब्रिटेन वाले जो थे वो अपनी पुरानी कंडीशन को, पुराने मार्केट को होल्ड नहीं कर पाए थे। सेम वही आंसर यहाँ होगा आफ्टर इफेक्ट में। मैनचेस्टर इम्पोर्ट डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से वास्ट होम मार्केट मिल गया था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया से बहुत ज़्यादा वॉर मटेरियल्स की सप्लाई की डिमांड अदर कंट्रीज़ करने लगी थी, ठीक है, जिसमें आपका आर्मी के कपड़े हो गए, वीपन्स हो गए, सारी चीज़ें। न्यू इंडस्ट्री सेटअप होने लगी थी, और पुरानी वाली काफ़ी ज़्यादा कई शिफ्ट्स में चलने लगी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसके बाद लोकल इंडस्ट्री जो थे वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिए थे, पकड़ बना लिए थे।
अगला है हमारा एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो ये यही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था इंडियन इंडस्ट्रीज़ में। देखो इसका आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस मतलब ये वाला जो क्वेश्चन 5 का आंसर है, सेम आंसर इसका भी होगा। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज़, आगे लिखा हुआ है आफ्टर इफेक्ट। तो ये वाला नहीं, बिफोर वाला नहीं, आफ्टर वाला जो है यही क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा रिलेट करके लिखना, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए लोगों ने कौन सा तरीका अपनाया था। तो एडवर्टीजमेंट, लेबलिंग, कैलेंडर्स, इमेज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनेजेस वाला पॉइंट क्या है कि इसमें जो जैसे अभी होता है ना कि लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो वही चीज़ें थी, ठीक है। लोगों ने इमेजेस गॉड और गॉडेस के इमेजेस के साथ इम्पॉर्टेंट पर्सनलिटीज़ के इमेजेस का भी यूज़ करने लगे थे लोग, ठीक है। एडवर्टीजमेंट बाय इंडियन प्रोड्यूसर्स, इसका क्या मतलब है, इंडियन प्रोड्यूसर्स जो थे वो खुद जब एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, जैसे अभी लोकल फॉर वोकल अगर कहा जाए, कि अपने जैसे जब इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रचार करते थे किसी चीज़ का कि बाय दोज प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इफ़ यू लव योर नेशन, तो ऐसे करके लोग प्रचार करते थे, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ मिक्सड ब्लेसिंग। मिक्सड ब्लेसिंग का मतलब कि अच्छी चीज़ें भी थी इसमें, बुरी भी चीज़ें थी। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। देखो इसमें पहला 3 पॉइंट पॉजिटिव चीज़ें हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चीप चीज़ें मिलने लगी थी, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप आ गया था और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ था। लेकिन इसी के साथ साथ निगेटिव फैक्टर क्या था कि लाइफ ऑफ वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा माइजरेबल हो गए थे, वीवर्स की कंडीशन बुरी हो गई थी, और इम्पैक्ट ऑन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। मेन चीज़ देखो, हर वीडियो का मेन एम यही है कि आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए जाएं, और एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। गुड डे।